और जिस समय की प्रतीक्षा थी हम सभी को, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के मुखार बिंद से योग की व्याख्या सुनने के लिए हम सभी आतुर थे। वो समय आ गया है और मैं बड़े आदर के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री धनंजय कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले केवल उनका थोड़ा सा केवल परिचय दूंगा। धनंजय जी लेखक हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, योगाचार्य हैं और अमेरिका में एक सांस्कृतिक विद्यालय के सह संस्थापक भी हैं। तो आप देखिए कितने क्षेत्रों में लगातार इन्होंने काम किया है। दर्जनों पत्र पत्रिकाओं और संकलनों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कई साहित्यिक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और कवि सम्मेलन और मुशायरों में तो प्रस्तुति देते ही हैं। योग चिकित्सा पर 71 वीडियो इन्होंने बनाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 71 वीडियो उन लोगों के लिए जहां योग तक जिनकी पहुंच नहीं है, वो भी कहीं पर भी वो उसको देख सकते हैं। और कई इनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। और जैसा कि पहले अनिल जी ने बताया भी था कि ये विश्व बैंक में 25 वर्ष काम करने के बाद वरिष्ठ अर्थशास्त्री के पद से सेवानिवृत्त हुए और कई देशों के भ्रमण कर चुके हैं और योग के ऊपर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और जो अब अभी उनके भाषण में हमें परिलक्षित होगी। तो आदरणीय धनंजय जी, मंच अब आपका है, कृपया अपनी बात कहें। धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध लोगों से सुनकर ऐसा लगा कि मैंने कुछ विषय चुने थे बिंदुवार और धीरे धीरे मैं सबको क्रॉस करता गया। तो इतना कुछ जानने को मिला, सुनने को मिला, आनंद आया और दिमाग जो है थोड़ा सा अब जैसे उसमें वो विस्तार हुआ। तो अब कहने को तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 जो मेरे विषय वस्तु में नहीं थे मैं उनको लाना चाहता हूं और कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव योग विज्ञान से संबंधित आपके साथ साझा करना चाहूंगा। शुरू में मैं 2 शब्द कहूंगा कि योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हुआ है, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने यहाँ पे अमेरिका में और अन्य देशों में करीब 30-40 वर्ष से मैं योग सिखा रहा हूं अभी भी। तो मैंने जो पाया है कि योग का प्रचार हुआ है, विस्तार में अभी कुछ कमी रह गई है। योग एक ब्रांडेड योग बन गया है। तरह तरह के स्टूडियो में है, योग हमें जोड़ता है, लेकिन कई जगह मैंने पाया है कि करीब 100 के लगभग योग के ब्रांड हैं। ये अलेक्स स्टूडियो एक कंपटीशन है कि हमारे स्टूडियो का अलग है सबसे। मैं योग सिखाता हूं सबसे अलग तरीके से। तो ये मैंने कई वर्षों से, दशकों से पाया है कि योग की शिक्षा में इस तरह का अलगाव जो पैदा हुआ है, उसे हमने प्रयास किया है और भी लोग कर रहे हैं कि योग अपने आप में कहीं बिखरे ना, वो विकृत की जगह वो संयुक्त हो। और दूसरी बात मैंने पाई है कि तमाम देशों में, तमाम समाजों में, खासतौर से पश्चिम के देशों में, ये सोच, विचार, मन, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और मन का खालीपन होना एक कमी के रूप में जाना जाता है। कह रहे आपका मन खाली है, ये कैसे हो सकता है? आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कुछ सोचें भी ना, ये कैसे हो सकता है? ये परिकल्पना जो है अभी विश्व में नहीं फैल पाई है। तो योग का प्रचार हुआ है
विस्तार की आवश्यकता है, गहराई की आवश्यकता है, जिसमें आप सभी जो वक्तागण हैं उन्होंने कहा है इसके विषय में, तो मैं और कुछ उसमें जोड़ने के स्थिति में नहीं हूं। दो तीन प्रयोग जो मैंने किए हैं उसके विषय में आपसे साझा करना चाहता हूं, एक मनोविज्ञान पे, एक विज्ञान पे। उससे पहले एक बात याद आ गई, राहुल जी ने पूछा था कि योग दर्शन और गीता और महाभारत कब हुए थे। तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने इसके विषय में मनन किया तो मुझे लगा कि योग का उद्गम सृष्टि के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि योग से ही सृष्टि हो रही है। अगर आप सांख्य लें तो उसमें पुरुष और प्रकृति का योग ही सृष्टि का कारण है, और अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो अणु जुड़ के वो मॉलिक्यूल बने, सेल बने, और उससे जो है सारी सृष्टि और विविधता पैदा हुई। तो मैं समझता हूं कि योग का जन्म सृष्टि के साथ ही हुआ, और उसके जो योगी थे, जो संत पुरुष थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने उसमें शब्दावली जोड़ी। जैसे योग के बहुत से आसन हैं, उनका नाम जो है पक्षियों से, जानवरों से, वृक्ष से, वायु से, इससे जुड़ा हुआ है। तो उसका किसी ने कब लिखा, कब उसको उच्चारित किया, वो अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि योग जो है वो सृष्टि का द्योतक है, सृष्टि का उद्गम है। तो तीन प्रयोगों के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। ये मैंने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के साथ में किया था। एक था मनोविज्ञान पे कि एक ब्लैक बॉक्स में वो पार्टिकल जनरेटर था, तो उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया, अंत में मैंने भी वॉलंटियर किया उसके लिए, कि अगर आप उस ब्लैक बॉक्स पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहां से पार्टिकल जनरेट होके एक ब्लैक बॉक्स से निकल के दूसरे मिरर की तरफ जाएगा, वो प्रवाह बनता रहेगा, और जैसे ही आपका ध्यान हटा वो बंद हो जाएगा। और कंप्यूटर जनरेटेड सब डेटा हो रहा था, तो मेरे ईयरफोन दिया गया कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करते रहिए। तो उन्होंने कहा कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए और वहां से पार्टिकल जनरेट होके दूसरे बॉक्स की तरफ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। उसके बाद ध्यान केंद्रित किया, उसी वक्त ईयरफोन में तरह तरह के संगीत बजने लगे, कोई ड्रम बजने लगा, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका मन वहां से हटाने के लिए। तो मैंने उसको भी सहा। फिर उसके बाद कहा कि आप स्क्रीन पे आप देखिए, कंप्यूटर पे कुछ गणित के प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर वहां पे लिखते जाइए, टाइप करिए। हमने कहा ये तो मुश्किल आ गई थोड़ी, मैं उस पर केंद्र करूं या गणित के प्रश्न देखूं। तो मैं गणित के 10-12 सवाल थे, उसको मैंने उसका जवाब लिखा, फिर ये चलता रहा ईयरफोन में, और अंत में जब आधे घंटे का, पौन घंटे का था, तो उसके बाद मैंने जो वहां पे कर्मचारी थे, टेक्नीशियन थे, जो लीड साइंटिस्ट थे, डॉक्टर डीन रेडिन, वो नहीं थे उस समय। तो मैंने उससे भाई आपने क्या पाया? उन्होंने कहा ये तो हम कह नहीं सकते हमने क्या पाया, और जितने लोगों ने इसमें भाग लिया था उनके बारे में हम कह सकते, लेकिन आपके बारे में नहीं कह सकते, आप उनसे, डॉक्टर रेडिन से ही पूछिएगा। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो पार्टिकल जनरेट होता रहा, चाहे आप संगीत सुन रहे हो, चाहे आप गणित के प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो। तो मुझे भी अचंभव हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ही तरह से हो सकता है, जबकि आपके धारणा शक्ति जो है वो कई बिंदुओं पर समानांतर हो, कई बिंदुओं पर लगातार हो, एक से हटे ना, एक से दूसरे तक, दूसरे पर भी रहे और पहले पर भी रहे और तीसरे पर भी रहे। तो ये जो है, तो मुझे एक तरह से एक इसका आनंद भी आया कि अगर ऐसा हो सकता है
तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब अपने को एक योग विद्यार्थी कहने में मुझे बड़ा गर्व हुआ कि चलो ऐसा हो सकता है, तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा प्रयोग था मेडिकल फील्ड में कि एक बार मुझे किसी एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल जाना पड़ा, तो वहां पे रुकना भी पड़ा। तो ब्लड प्रेशर चेक करने आते हैं, नर्स आती हैं 2 दिन में 3-4 बार। तो एक बार ब्लड प्रेशर चेक हुआ तो वो लोग घबराए, उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। मैंने कहा हाई है, अच्छा चलिए आप 2 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद फिर से चेक करिए, मैं कम किए देता हूँ। तो फिर दोबारा प्रेशर उन्होंने चेक किया लगा के, तो कहा ये कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने कहा तो बहुत आसान तरीका है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना घटाना और भी कम करना, वो एक प्राणायाम से ये सब कुछ सीखने को मिलता है। तो कहा आप मुझे भी सिखाइए। मैंने कहा मैं आपको तभी सिखाऊंगा जब आप सीखने के लिए तैयार हो, तब मेरे पास आए, मुझसे बात करें। और तीसरा प्रयोग अभी हाल की बात है, मैं एक न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट के पास था। तो हमने कहा कि आप वो जो तार वगैरह लगा के 30-40 तार लगा के जो ब्रेन मैपिंग करते हैं वो करना था। तो करने के बाद मुझे उस समय करीब आधे पौन घंटे आपको लिटा के और तरह तरह की वो लाइट बल्ब्स और फ्लिकरिंग, जल्दी जल्दी तेज तेज, बहुत धीमे धीमे, इस तरह करके आपको आंख बंद किए रहना होता, लेकिन फिर भी वो चमकीलापन दिखता था, वो किरणें दिखती थी अंदर से। तो मैं आंख बंद करके लेटा रहा, तो एक मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग यहाँ भी करके देखें कि हम इंटेंशनली अपनी ब्रेन वेव्स को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, लगभग निद्रावस्था तक। और ये सब जो चल रहा है प्रकरण वो चलता रहे। तो सब हो गया, उसके बाद मैं आ गया। तो उसके बाद जब दूसरा अपॉइंटमेंट मैंने लिया न्यूरोलॉजिस्ट से, मैंने कहा एक मुझे प्रश्न ये पूछना है कि वो चार्ट मुझे दिखाइए और थोड़ा बताइए कि उसमें आपको क्या दिखा। तो उनका चार्ट तो नॉर्मल था, जैसे जब वो इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स ज्यादा जाते थे तो आपके ब्रेन वेव्स ऐसे ऐसे चलते थे, वरना ऐसे चलते थे। लेकिन लगता है 3-4 बार 40 मिनट के अंदर लगभग 3-4 बार एक 2-2 मिनट के लिए आप झपक गए, आप निद्रावस्था में चले गए और उसके बाद फिर वापस आ गए। मैंने कहा यही मैं जानना चाहता था कि ये हो पाया है कि नहीं, ये मेरा प्रयोग सफल हुआ है कि नहीं। तो उसमें जो जैसे ब्रेन वेव्स होती हैं डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, बहुत कम से निद्रावस्था से लगभग 0 के पास होती है, 0 से 4 तक। उसके बाद स्पंदन अधिक होता है और बीटा की स्थिति में बहुत जल्दी जल्दी होता है, मतलब मन जो है बहुत ही डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा कि आप लगभग डेल्टा की स्थिति में, यानी 0 से 4 तक फ्रीक्वेंसी की स्थिति में आप पहुंच गए थे 1-2 मिनट के लिए 3-4 बार उस अवधि में। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया कि ये सब हो सकता है, योग की देन है। और इस गहराई को हम अगर उसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो तो एक चमत्कार होगा। तो बस यही, इससे अधिक तो कहने को नहीं है, कह सकता था लेकिन आप लोगों ने कह ही दिया है और जान के भी मुझे अच्छा लगा। मैं सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने भी लोग इस मंच पर उपस्थित हैं और जो दर्शक श्रोता यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जूम पे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी ने बुलाया मुझे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से, कुछ हमारे पुराने मित्र भी हैं, उनसे भी बहुत खुशी हुई मिलके, और जिनसे पहली बार मुलाकात हुई, सबको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। आपने
योग के जो स्वतः अनुभूत प्रकरण सुनाए, ये निश्चय ही ये साबित करते हैं कि अगर योग नियमित रूप से किया जाए, सही प्रामाणिक रूप से किया जाए, तो उससे एक चेतना की अवस्था को बहुत दूसरे अवस्थाओं में भी हम जा सकते हैं और उसको हर तरीके का जो हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं और तरह तरह की समस्याओं उससे निजात मिल सकती है। तो ये जो आपके प्रयोग हैं, ये अपने आप में एक बहुत सशक्त ये साक्षी हैं, उदाहरण है कि जो योग कर सकता है। और हम लोग कहीं ना कहीं जो नहीं करते वो इससे चूक रहे हैं। और निश्चित रूप से आप इसके योग के अंतर्राष्ट्रीयकरण तो कर ही रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, अमेरिका में अपने संस्थान के माध्यम से, अपने स्वाध्याय के माध्यम से। तो इस अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जो चैट बॉक्स में जो टिप्पणियां मिल रही हैं वो इतना लोग आनंदित हुए हैं आपके और अन्य वक्ताओं के भाषणों से कि उससे देख करके ये लग ही नहीं रहा कि ये कार्यक्रम जो है हम अभी 2.5 घंटे से ऊपर हो गए और जो है लग रहा है कि अभी सुनते जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।